नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 6, उसका पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 1 से लेकर 61 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाए थे। इस वीडियो में आपको 120 तक क्वेश्चन कराऊंगा, यानी 62 से लेकर के। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपने अभी तक पावर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने। एक कंपनी में आयकर आयोजन खाते का शेष, प्रारंभिक शेष 15,000 रुपये दे रखा है, यानी जो आपका प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है। अंतिम शेष 20,000 दे रखा है। आयकर भुगतान आपने 12,000 का किया है। वर्ष के दौरान P&L अकाउंट से आयकर आयोजन हेतु ली गई राशि क्या होगी? तो अपन जब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे तो आपका जो बैलेंस दे रखा है 15,000 रुपये, इधर लिख देंगे 15,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस आपका है 15,000 रुपये अपन लिख देंगे, जो अपन पीछे से लेकर आए हैं, यानी कि बाय बैलेंस BD। अब अपन ने भुगतान कितना किया है? आयकर भुगतान 12,000 रुपये, ये डेबिट साइड में लिख देंगे 12,000 का जो अपन ने पेड किया है। और क्लोजिंग बैलेंस अपन को दे रखा है 20,000 रुपये, अंतिम शेष ये भी इधर आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD, इधर का योग आ जाएगा 32,000 और इधर का योग आ जाएगा 15,000, जो अंतर आएगा 17,000। ये राशि अपन लेंगे P&L से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, यानी कि 17,000। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। 63 क्वेश्चन कह रहे हैं चालू अनुपात 3:1 दे रखा है। चालू दायित्व 90,000 के हैं, स्टॉक 40,000 का है। शीघ्र अनुपात यानी कि आपसे क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो पूछा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो मैं यहाँ फॉर्मूला सेट करता हूँ, आप देख सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ देखो मेरे सामने करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटीज भी है, सब कुछ है। रेशियो दे रखा है, तो रेशियो चालू अनुपात की जगह मैं चालू अनुपात 3:1 रख देता हूँ, और CA की जगह मैं CA रख देता हूँ, और CL मेरे पास पड़ी है 90,000, तो मैं 90,000 रख देता हूँ। तो इनको वजर गुणा करेंगे तिरछा, तो ये CA करंट एसेट्स आपकी आ जाएगी 2,70,000। करंट एसेट्स 2,70,000 आपकी करंट एसेट्स होगी। अब अपन बात करेंगे लिक्विड रेशियो की। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कितनी हो जाएगी? स्टॉक घटा देंगे तो 2,30,000। तो आप क्या करोगे? 2,30,000 में भाग देंगे किसका? 90,000 का। तो 4 0 ये कट जाएंगे, 2,30,000 है और 90,000 है, 3 4 0 कट जाएंगे। तो ये अपन भाग देंगे 23 में 9 का, तो 9 दूनी 18, 2 बार और 5 बच जाएंगे। तो 5 में भाग कितनी बार जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 9 छंग 54, यानी कि आपका जो रेशियो है लगभग ऑप्शन B हो जाएगा 2.55:1। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। 64 क्वेश्चन कह रहा है ब्याज व्याप्ति अनुपात संस्था के लिए अच्छा माना जाएगा कब? अधिक होने पर, कम होने पर, कोई परिवर्तन नहीं होने पर, या कोई नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना अच्छा होगा उतना संस्था के लिए अच्छा माना जाएगा। तो ब्याज व्याप्ति अनुपात संस्था के लिए अच्छा माना जाएगा कब? अधिक होने पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने। बिस्किट खिलौने निर्माण हेतु कौन सी लागत लेखांकन पद्धति उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने। बिस्कुट खिलौने निर्माण हेतु कौन सी लागत लेखांकन पद्धति उपयुक्त है? उपकारी लागत लेखांकन, ठेका लागत लेखांकन, बहुसंख्यक लागत पद्धति, या समूह लागत लेखांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, यानी कि समूह लागत लेखांकन, जिसे अपन खेप बोलते हैं, लागत लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने। उत्पादित माल की लागत 50,000 दे रखी है। निर्मित माल की प्रारंभिक इकाइयाँ 10,000, निर्मित माल की अंतिम इकाइयाँ 12,000, उत्पादित इकाइयाँ 20,000, बिक्री हुए 50 पैसा प्रति इकाई। माल की कुल लागत पूछी आपसे। तो देखिए सबसे पहले उत्पादित माल की लागत कितनी है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में करके करवा देता हूँ आपको। देखो उत्पादित माल की लागत 50,000 है
और निर्मित माल की इकाइयाँ इतनी हैं। एक इकाई का कितना रुपया ये देख लेते हैं अपन। तो उत्पादित इकाइयाँ 20,000 है और लागत 50,000 है, यानी 50,000 में जब 20,000 का भाग देंगे अपन, 50,000 में 20,000 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई की लागत है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 50,000। 50,000 में अपन अब जोड़ते हैं 10,000 रुपये की प्रारंभिक इकाइयाँ, यानी कि 2.5 रुपये से, तो 25,000 जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 75,000। अब जो 75,000 है इसमें से अंतिम इकाइयाँ 12,000 को 2.5 से गुणा करते हैं तो ये आता है 12 दूना 24 और से 30,000, ये घट जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया 45,000 रुपये। कितना आ गया, 45,000। अब 45,000 में सेलिंग कॉस्ट जोड़ते हैं जो कि 50 पैसा प्रति इकाई है, तो अपने कितनी इकाइयाँ सोल्ड की है, कैसे निकालेंगे कि शुरू में इकाइयाँ थी 10,000 और 20,000 अपन उत्पादन किए तो 20 और 30 यानी 30,000 इकाइयाँ होगी और 12,000 बची, इसका मतलब 18,000 इकाइयाँ अपन ने बेच दी। 18,000 का 50 पैसे से करेंगे 9,000 रुपये, तो 45,000 में 9,000 और जोड़ देंगे तो ये आपके टोटल कॉस्ट आ जाएगी 54,000। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। 67 क्या कह रहे हैं, वार्षिक उपभोग 1600 इकाइयाँ, प्लेसमेंट लागत 100 रुपये प्रति आदेश, स्टोरेज लागत 8 रुपये प्रति इकाइयाँ, आर्थिक आदेश की मात्रा होगी, यानी ई और क्यू पूछा है आपसे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला होता है √2 RO/C, तो फॉर्मूले में लगाते हैं 2, आपकी इकाइयाँ कितनी हैं 1600 एनुअल, और ये आपको दे रखा है 100 रुपये प्रति आदेश, और स्टोरेज लागत दे रखी है आपको, यानी कैरिंग कॉस्ट, जिसे अपन कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, यानी कि सी 8 रुपये। अब इसको करते हैं, देखो 8 दूनी 16, इसे मैं कर देता हूँ तो ये जाता है 2 बार कटता है 200। अब देखो इसको गुणा करते हैं तो 200 को 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाते हैं आपके 400, और 400 के आगे कितने जीरो लगे, ये लगे 2 जीरो। अब देखो ये रूट हटाएंगे तो ये किसका है, स्क्वायर, आप देख लो 200 का है, तो ये आपका स्क्वायर है 200 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। पुर्जों का VED वर्गीकरण के तहत मशीन का केवल अग्निशामक यंत्र को किस में रखा जाता है, तो ये आपके रखा जाता है डिजायरेबल, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये वी का विटल, ई कैंसलर और डी का डिजायरेबल। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। समय लिया गया 16 घंटे, समय बचाया गया 4 घंटे, मजदूरी दर 10 रुपये प्रति घंटे, रोहन योजना के तहत प्रभावी दर क्या होगी। आपको रोहन योजना के तहत इफेक्टिव रेट ज्ञात करनी है। तो देखो बेसिक वेजेस तो कितनी हो जाएगी, जब 16 घंटे हैं और 10 रुपये प्रति घंटे, यानी बेसिक वेजेस तो हो जाएगी 16 × 10 करेंगे तो यानी कि बेसिक वेजेस हो जाएगी आपके 160 रुपये। और बात करें आपके बोनस की, बोनस कितनी हो जाएगी, तो बोनस आपका एक्चुअल टाइम कितना लिया गया 16 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम कितना है, स्टैंड टाइम 20 घंटे हो गया, क्यों, क्योंकि 16 घंटे लिया गया है, 4 घंटे बचाया गया इसलिए 20 घंटे हो गया, और गुणा 4 घंटे बचाया गया गुणा रेट कितनी है 10 रुपये, ये कर लो, बोनस आ जाएगा। तो बोनस कितना आ जाएगा, 2 बार इसमें जाएगा, 2 बार इसमें जाएगा, यानी 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 रुपये बोनस आ गया। तो टोटल वेजेज कितनी होगी 192 रुपये हो गई, और घंटे कितना है स्टैंडर्ड टाइम 16 का भाग देंगे अपन, तो 16 एकम 16 बचेंगे 3, 16 दूना 32, यानी 12 रुपये आपकी क्या आ जाएगी इफेक्टिव रेट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। अंकेक्षण का पर्याय ऑडिटिंग किस भाषा के ओडिरे शब्द से लिया गया है, तो ये लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से या कोई नहीं, तो ये आपके लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने। प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक का अंतिम उत्पाद होता है। अंकेक्षक नोटबुक, अंकेक्षक प्रतिवेदन, अंकेक्षक के कार्यपत्र या अंकेक्षक द्वारा जांचे जाने वाले दस्तावेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंकेक्षक के प्रतिवेदन। चार्टेड अकाउंट्स अधिनियम पारित कब हुआ था, 1948, 1949, 1950, 1951। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1949 में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने
73 है, बाजी के ठहराव सदैव व्यर्थ होते हैं, कथन अनुबंध अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो ये आपका धारा जो 30 है उसमें वर्णित है। और ध्यान रखना, बाजी के ठहराव सदैव क्या होते हैं? व्यर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, आत्महत्या की धमकी देकर प्राप्त की सहमति प्रभावित होती है? तो आत्महत्या की धमकी देकर प्राप्त की सहमति उत्पीड़न से प्रभावित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने, अनुबंध के अंतर्गत कम निष्पादन स्वीकार करना क्या कहलाता है? यानी कि आपने निष्पादन है किसी से मांगे थे, आपने अनुबंध 1000 का कर रखा है, अगर वो 800 देता है आप स्वीकार कर लेते हैं, यानी आपने 200 रुपये का क्या कर दिया? अधिकार त्याग दिया अपना, तो ये कहलाता है अधिकार त्याग। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है, किसी घटना के घटित होने पर किसी कार्य को करने या नहीं करने का अनुबंध है गर्भित अनुबंध, निक्षेप अनुबंध, संयोगिक अनुबंध या अर्ध अनुबंध? तो ध्यान रखना ये आपका संयोगिक अनुबंध, जो आपके बीमा वगैरह के होते हैं वो संयोगिक अनुबंधों की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का जनक माना जाता है? तो आपको पता होगा, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो था रोल्फ नादर, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए उपभोक्ता संरक्षण 2019 के तहत। तो ध्यान रखना, राज्य आयोग का अध्यक्ष का 4 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले, ये बिल्कुल सही है। राज्य आयोग के सदस्य का भी ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, राज्य आयोग का सदस्य 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जिला आयोग का अध्यक्ष 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये भी ठीक है। जिला आयोग का सदस्य ये 67 नहीं होकर के 65 होगा, ध्यान रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके गलत, सही सुमेलित नहीं, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल होता है? तो ये आपके 3 साल का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त उद्यमी का प्रकार है? अवसर की प्रतीक्षा करने वाला, अनुकरण वाला, मुफ्तखोर या नवाचारी? तो देखो इसका जो आंसर है वो पीछे एक कंपटीशन में एग्जाम में आया था आरपीसी के द्वारा, तो आरपीसी ने इसका आंसर क्या माना है? अनुकरण वाला माना है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? नवाचारी होना चाहिए। भाई क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि उद्यमिता अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की भूमिका निभाती है? तो ये बात आपके, ये तत्काल बड़े पैमाने रोजगार करता है, बात सही है। ये संतुलित क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने में सहायता करता है, निर्यात को बढ़ावा देता है, बिल्कुल, तो सारे राइट है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने, टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध में किए गए प्रयोग है? तो टेलर ने समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन किए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, व्यू रचना योजनाओं का निर्माण, व्यू रचनाएं उच्च स्तर पर बनाई जाती है, आपको पता होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, उच्च स्तर प्रबंधकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 है, समन्वय का संबंध किससे है? तो समन्वय का संबंध किससे है? आदेश की एकता से, क्रिया की एकता से, निर्देश की एकता से, संगठन की एकता से? तो ये है आपकी क्रिया की एकता से। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, हेनरी फोर्ड, पीटर डरकर? सिंपल सा क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा, तो ये पुस्तक थी पीटर डरकर की। क्वेश्चन 86 है, अधिकार को सौंपने में शामिल है अधीनस्थों को प्रेरित करना, अधीनस्थों को करते हुए अधिकारों का सौंपना, नियंत्रण का विस्तार करना, सत्ता का केंद्रीकरण? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अधीनस्थों को करते हुए अधिकारों को सौंपना। क्वेश्चन 87 आपके सामने है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन प्रबंध की चुनौतियां हैं? तो कार्यबल का बदलता मिश्रण, ये भी चुनौती है। कार्यबल के बदलते व्यक्तिगत मूल्य, उत्पादन के बदलते स्तर, और राइट आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 है, मानव संसाधन प्रबंध का क्रियात्मक कार्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। संगठन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना या एकीकृत करना? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि एकीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रशिक्षण सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो अभिप्रेरणा है, परिवाद क्रियाविधि है, प्रतिपुष्टि ये नहीं है, फीडबैक, और अभ्यास ये भी है। क्वेश्चन नंबर 89 का, एक सेकंड, 89 का बता दिया मैंने आपको। प्रतिपुष्टि फीडबैक तो होता है प्रशिक्षण में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवाद क्रियाविधि ये नहीं। परिवाद का मतलब है कोई आपका
किसी प्रकार वाद विवाद है, हाँ, ये आपके नहीं है। बाकी जब आप परिवेदना लगाते हैं, परिवाद यानी आपको उसमें कोई दिक्कत है किसी समस्या में अपर्जा कार्य स्थल पर, तब परिवाद क्रियाविधि वो प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। प्रो होस्लिज के अनुसार उद्यमिता के पहलू है, प्रबंधकीय चातुर्य भी है, नेतृत्व क्षमता दोनों है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सा एक पूर्वाचार नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आय पूर्वाचार है, बचत पूर्वाचार है, व्यय पूर्वाचार है, लेकिन पूंजी आपके पूर्वाचार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने, कौन सा संबंध सही नहीं है? कौन सा संबंध सही नहीं है? तो जीएनपी एमपी मार्केट प्राइस यानी एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ दें और एनएफआई घटा दें, यानी कि जो आपका अप्रत्यक्ष कर है, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय है, उसे बात की जाए एनएफआई की, तो वो आपके एक जोड़ दें तो जीएनपी एमपी प्राप्त होता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्या है, सही है। 92 का बात करते हैं, ऑप्शन बी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो जीएनपी मार्केट प्राइस है और उसमें जब एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें और डेप्रिसिएशन घटा दें तो आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है। क्या ये बात सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी एनडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ये भी सही है और ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सामने, यदि मौद्रिक जीएनपी दे रखी हो और वास्तविक जीएनपी दे रखी हो तो जीएनपी अपसाइड डिफ्लेटर का मूल्य क्या होगा? तो ये क्या होता है, आपके नॉमिनल जो जीएनपी है और रियल जीएनपी है, या अपन बात करें जीडीपी हो चाहे जीएनपी हो, बात एक ही है। तो यह आपका हो जाएगा, जो मौद्रिक जीएनपी दे रखी है आपके 16,000, इसमें भाग दे दो किसका, रियल जो आपकी वास्तविक जीएनपी है उनका नॉमिनल जीएनपी में गुणा 100 कर दो, तो ये आपके 0 से 0 कट जाएंगे। इसका करेंगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 106.67। 94 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न से कौन सी मद राष्ट्रीय आय के आंकलन में शामिल होगी? तो द्वितीय बाजारों प्रतिभूतियों क्रय बिक्री ये शामिल नहीं होगी, गृह निर्माण निवेश ये आपके राष्ट्रीय आय में शामिल होएगी। ध्यान रखना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता ही नहीं, अंतिम होता है, आपको पता है। कर्मचारी सामाजिक योगदान ये भी शामिल नहीं होगा। हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के अनुसार दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कारण है साधन कीमतों में अंतर तथा साधनों की मात्रा में अंतर, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने, कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, भुगतान संतुलन, साम्यावस्था, संतुलन बजट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी संतुलित बजट। अब बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, दो पासों को एक बार फेंकने पर कम से कम 10 का योग प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो आपको पता है कि दो पासों को जब फेंकते हैं अपन तो आपको कम से कम 10 का योग होने की प्रायिकता है। तो कौन कौन से होते हैं जिनसे 10 का योग कम से कम होता है? तो अपन देखते हैं। तो आपको पता है एक 6-4 और इसी प्रकार एक 5-5 और इसी प्रकार एक आपका 4-6। तो 3 इधर परिणाम 3 उधर, यानी टोटल 6 परिणाम, और 6 में से बटा प्रायिकता 6/36 यानी कि 1/6। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/6। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इस नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाजार, खुली, नियोजित। तो आपको पता होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है बाजार द्वारा, मांग व पूर्ति द्वारा, केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा या मूल्य प्रणाली द्वारा। तो 99 है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने, निम्न से कौन सी उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की मान्यता है? उपभोक्ता वरीयताएं दृढ़ होती है, प्रत्येक इच्छा संतुष्ट नहीं की जा सकती है, उपभोक्ता विवेकशील होता है, उपभोक्ता अंतर्विश्लेषणात्मक विधि को नहीं अपनाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता विवेकशील होता है। यानी उपभोक्ता क्या है? विवेकशील होता है, वरीयताएं दृढ़ होती है, प्रत्येक इच्छा संतुष्ट उपभोक्ता आप संतुष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन 101 है, यदि उधार अन्य देयताएं बजटीय घाटे में जोड़ दी जाती है तब वह बराबर होता है।
तो ये आपके राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है आपके सामने, भुगतान से संरचना में दृश्य एवं अदृश्य मदें आयात एवं निर्यात भाग है, किसका भाग है? तो ये आपके चालू खाते का भाग है। जवाबी चक्रीय राजकोषीय नीति का तात्पर्य क्या है? तो जवाबी चक्रीय राजकोषीय नीति का तात्पर्य क्या है आप बताइए। देखें, इसका आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें यानी कि 20 यानी कि डी और सी दोनों सही है। डी और सी क्या है? मंदी के समय कर कम करना और मंदी के समय सरकारी व्यय में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीएसटी के संबंध में क्या सही नहीं है? ये केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है, ये बात तो सही है। ये उपभोक्ताओं पर गणती आधारित करे, बिल्कुल सही है। इसमें निर्यात को शून्य दर वाली आपूर्ति नहीं माना जाता, ये बात इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सरकार के वाणिज्यिक राजस्व का उदाहरण नहीं है? तो डाक शुल्क भुगतान है, रेल यात्रा मार्ग शुल्क है, सार्वजनिक उपयोग द्वारा बिजली वितरण है, जुर्माने के रूप में शुल्क ये नहीं है। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का विकासात्मक व्यय है? तो अर्थसहायता, ब्याज अदायगियाँ, सुरक्षा व्यय, कर संग्रहण शुल्क। तो विकासात्मक व्यय है, यह है आपके अर्थसहायता यानी कि जो आप सब्सिडी प्रदान करते हैं वो। जून 2020 के रिवाइज्ड एमएसएमई वर्गीकरण के अनुसार एक मध्यम श्रेणी का उद्यम हुआ है जिसमें क्या हो? जिसमें आपके निवेश 10 करोड़ से अधिक हो और 20 करोड़ से कम हो, यानी 10 और 20 करोड़ के बीच वाले को मध्यम श्रेणी का उद्यम माना जाता है। निम्न में से कौन सा सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के तहत उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का भाग नहीं है? तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक तकनीक उत्पाद भी है, टेलीकॉम और नेटवर्क उत्पाद है, खाद्य उत्पाद है, लेकिन रत्न जवाहर ये आपके गहने आभूषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, 2015-16 से 2019 के बीच कृषि उत्पादों के कुल निर्यात में किस उत्पाद की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही? तो ये है आपके समुद्री उत्पाद। कृषि नीति के उद्देश्य क्या है? रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र के बाजार की मुख्य धारा से जोड़ना, खाद बीज उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी राइट आंसर है। प्रबंधीय लेखांकन विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? जे बट्टी, जेम्स एस ब्लिस, आर एन एंथोनी या अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि जेम्स एच ब्लिस। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा लेन देन कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है? वर्किंग कैपिटल में ऋण पत्रों का निर्गमन, देय पत्रों का भुगतान, प्राप्य पत्रों से वसूल किया गया ऋण पत्रों का अंश में परिवर्तन। तो ऋण पत्रों का निर्गमन ये आपके वृद्धि करेगा। क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने है, आय एवं कर पूर्व लाभ 6000 दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन 3000 दे रखा, कर की दर 50%, प्रारंभिक विनियोग 10,000, अवशेष मूल्य 2000। आपको ज्ञात करनी ARR। तो प्रत्याय की औसत दर ज्ञात करेंगे तो आपको ज्ञात क्या करेंगे? सबसे पहले जो 6000 रुपये दे रखा है इसमें से डेप्रिसिएशन आपको क्या कर दो? घटा दो। कितना घटा दिया? 3000। और 3000 में से 50% टैक्स के घटा दो। 50% टैक्स कितना होता है? 3000 का 50% 1500 टैक्स का घटा दो। तो पीछे बचे कितने? 1500 रुपये। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 1500 रुपये। इसमें PAT में भाग दे दो। किसका दे दो? एवरेज इन्वेस्टमेंट का। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000 प्लस अवशेष मूल्य जोड़ दो, यानी इन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू भाग दे दो 2 का, तो यानी 6000। तो 1500 बटा 6000 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 15 चौक 60 और 4 का भाग देंगे 100 में, 25% आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता व्यवहार के कौन से मॉडल के अनुसार उपभोक्ता सीमित संसाधन में अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना चाहते हैं? तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड ने दिया था, आपको पता होगा। आर्थिक मॉडल, पाउलियन मॉडल या संक्रांत मॉडल। तो इसका राइट आंसर है आर्थिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। बाजार विपरीतीकरण के आधार है मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, जनांकीय, उपरोक्त सभी। बिल्कुल उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, जहां कहीं हम है। अच्छा क्वेश्चन है, विज्ञापन हमारे साथ ये कथन किसका? CL बोलिंग का, वाइस एंड डून का, मेसन और रथ का, वुड का। तो ये कथन है वाइस एंड डून का। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 117, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका।
अपवाह द्वारा प्रबंध एक तकनीक है नियोजन की, संगठन की, नियंत्रण की, निर्देशन की। तो ये तकनीक है आपके नियंत्रण की। फिलिप कोटलर ने मांग पूर्वानुमान सूचना के 3 प्रमुख आधार बताएं, कौन सा नहीं। लोग क्या कहते हैं बताया है, लोग क्या करते हैं ये भी बताया, लोग कैसे रहते हैं ये नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2022-23 की पहली तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन आधार पर हुई है, तो इसमें हुई है आपके वृद्धि हुई है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ये थे दोस्तों आपके लिए मॉडल पेपर 6 के 120 क्वेश्चन, जिसका मैं आपको वीडियो माध्यम से सॉल्यूशन करा चुका हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।